तो गाइस ये अभी हमने हेलीकॉप्टर का इंजन खोल दिया है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ये देखो, ये यहाँ पे ऑयल का गेज दिखा रहा है, मिन और मैक्स का है। इसके ऊपर लिखा है इंजन ऑयल। तो ये इंजन ऑयल का एक अलग से कंटेनर है, क्योंकि इसके अंदर वैसा कोई पैन तो होता नहीं है, बेली पैन, इसी के अंदर ही पंप होता है, यहीं से ही ये पंप होता है पूरी टरबाइन के अंदर। क्योंकि टरबाइन के अंदर भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वो फ्रिक्शन ना क्रिएट हो उसके लिए ये वाला ऑयल जाता है। बट हाँ ये है कि ये ज़्यादा कंज्यूम होता है एक बारी के अंदर। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये है मेन रोटर शाफ्ट जो ऊपर की तरफ आपको दिख रही है। टरबाइन की शाफ्ट ये वाली है, ये जो आप इस वक्त देख रहे हो। इसमें बीच के अंदर अगर ये देखोगे तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं बेल्ट सिस्टम के थ्रू, ये पावर जनरेशन का, पंप का, जैसे कि इसका पंप हो गया, ऑयल का पंप हो गया, फ्यूल का पंप हो गया, वो सारे पंप इसी रोटेशन से ही काम करते हैं। ये वाला जो रोटेशन देख रहे हो, ये वाला जो पाइप है यहाँ पे, ये सारा का सारा फ्यूल पाइप्स हैं, जो कि ऑयल पाइप्स हो सकते हैं इसके बीच में। ये जो बीच का जो बड़ा सा कंटेनर आपको दिख रहा है, ये है गियर बॉक्स। अब यहाँ से ही मेन चीज़ आती है। अब हेलीकॉप्टर के अंदर ऐसी वाली गेट्स तो होती नहीं कि खट 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 डाल के कर दी। हेलीकॉप्टर की गेट्स होती हैं, वो अपने आप डिसाइडेड होती हैं कि टरबाइन से कितनी रोटेशन आ रही है, कितने आरपीएम पे टरबाइन घूम रही है, और मेन ब्लेड पे और रोटर ब्लेड पे कितने आरपीएम पहुंचाने हैं, किस स्पीड पे पहुंचाने हैं, कब पहुंचाने हैं, कैसे पहुंचाने हैं। थ्रॉटल कंट्रोलर होता है इसके अंदर। तो जैसे अभी आप देखते हैं ऑटोमेटिक कार्स, उसके अंदर थ्रॉटल कंट्रोलर होता है, उसी हिसाब से गेस अपने आप जनरेट होती हैं। ऐसे ही जब टरबाइन अपने फुल आरपीएम पे होती है और हम जब उसका थ्रॉटल ज़्यादा देते हैं, तो अपने हाईएस्ट गियर पे रोटर सिस्टम को मूव करती है, जिससे कि हाईएस्ट स्पीड और हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे पहुंचा जा सकता है। अंदर का पोर्शन ये रहा है। अगर एक एक चीज़ को मैं डिफाइन करने पे आया तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर देखिए कि हाइड्रोलिक पोजीशन और ये सोलोरॉइड ये कंट्रोलर आप इस वक्त देख रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ें इसमें सोलोरॉइड से भी कंट्रोल होती हैं, जैसे कि ये वाले पोर्ट हो गए, ये सोलोरॉइड पोर्ट है। ये इलेक्ट्रिक प्लस ऑयल से चलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक से स्विच होते हैं, सोलोरॉइड होता है कॉइल बेस्ड मेटल सिस्टम, उसको स्विच भी बोल सकते हैं, उसको नल भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक होता है, वो पावर से कट ऑफ कर सकता है, पावर से उसको कट ऑफ कर सकते हो, पावर से उसको ऑन कर सकते हो। जैसे मैं आपको ऑयल कंटेनर दिखाया ना ये वाला, तो ये है इंजन ऑयल। वहां पे अगर देख रहे हो तो वो है हाइड्रोलिक ऑयल। और हाइड्रोलिक ऑयल क्या होता है कि ऑयल एक ऐसी चीज है, हाइड्रोलिक ऑयल, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ बना होता है। अगर उसको कंप्रेस करते हैं ना, वो कंप्रेस नहीं होता, उसको प्रेशराइज्ड वे के अंदर कंप्रेस किया जाता है, तो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जैसे कंप्रेस्ड एयर होती है उसका भी कई 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और ये दोबारा से मैंने यहाँ से खोल रखा है। अगर इस तरफ आके देखोगे यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको दिखती हैं, तो ये देखिए, ये चीज़ है मेन चीज़, जो कि पीछे वाले जो टेल रोटर को पावर देती है। इसी के अंदर ही सारा का सारा एक ऑटो गियर सिस्टम होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेन गियर बॉक्स ऑयल। यहाँ पे मेन गियर बॉक्स का ऑयल चलता है। यही वो मेन चीज़ है जिसके लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं जब इसको चेंज करना पड़ता है। जब आपको ऑयल चेंज करना है, वो भी कहाँ का, मेन गियर बॉक्स का। और ये जो हेलीकॉप्टर है 2014 से पहले यूरोकॉप्टर AS350B3 के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2014 के बाद एयरबस H125 के नाम से जाना गया। अब अभी भी ये एयरबस H125 के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी मैं जिस हेलीकॉप्टर के पास खड़ा हूं, ये कौन सा इंजन है। ये है टरबाइन इंजन। और गाइस सिर्फ और सिर्फ टरबाइन इंजन के हेलीकॉप्टर्स नहीं होते। टरबाइन इंजन इसलिए यूज किया गया था क्योंकि ये ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा हाई स्पीड होता है, ज्यादा पावर दे सकता है। बट टरबाइन इंजन के साथ में एक चीज होती है कि ये फ्यूल ज्यादा खाते थे। इनके अंदर इतने सारे टाइप ऑफ फ्यूल चल सकते हैं, ये ज्यादा रिलायबल होते हैं, ये ज्यादातर वेदर कंडीशंस अपने संभाल सकते हैं किसी भी वेदर कंडीशंस के अंदर। और इनके अंदर ना बैकअप प्लान्स भी होते हैं, लेकिन इनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चलो राउंड मारते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारे पास हाई आरपीएम होते हैं, और वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं टरबाइन इंजन से। तो ये जो टरबाइन इंजन होते हैं हेलीकॉप्टर के सिनेरियो के अंदर, ये टेल रोटर को भी मूव करते हैं। अब जब ये टेल रोटर को मूव करते हैं और इतनी सारी इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाती है। बट टरबाइन के साथ में क्या है कि एक छोटी सी यूनिट होती है, ये लाइट वेट होती है, लेकिन हाईएस्ट पावर निकाल के देगी। अब इसके अंदर ना और भी काफी टाइप के इंजन आते हैं, जैसे कि पिस्टन इंजन, और वो डीजल इंजन हुआ करते थे पहले। जो पहले के आप अगर फाइटर प्लेन के अंदर देखते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 वाले हुआ करते थे, उसमें वो पेट्रोल के भी आते थे। बीच में एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने रोटरी इंजन निकाला। अब ये रोटरी इंजन क्या होता है, एक कंपनी है जो कि कार बनाती है, इसको बोलते हैं माजदा की एक कार में, जो स्पोर्ट्स कार है, उसके अंदर वो रोटरी इंजन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक रोटरी इंजन भी लगाया गया हेलीकॉप्टर में, और उससे हेलीकॉप्टर को पावर देने की कोशिश की गई। एक्सपेरिमेंट चले, फेल भी हो गए, लेकिन ये कभी भी मार्केट में नहीं आए। अब आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। ऐसे ही जो बड़े वाले एयरक्राफ्ट होते हैं जिनके अंदर पेलोड कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, उसके अंदर ये डुअल इंजन एयरक्राफ्ट भी हो जाता है कि 2
जो जेट इंजन है वो घुमाएंगे तो सेम शाफ्ट को ही, लेकिन बैकअप के तौर पे भी काम करेंगे। यानी कि जैसे कि रोल्स रॉयस, अगर मान लीजिए कि एक रोल्स रॉयस है, उसके अंदर 12 सिलेंडर्स लगे हुए हैं, और अगर मैं 60 की स्पीड पे चल रहा हूँ या फिर मैं 40 की स्पीड पे चल रहा हूँ, तो मेरे 12 सिलेंडर ही काम नहीं कर रहे। मेरे कभी 4 सिलेंडर काम कर रहे हैं, फिर 6 सिलेंडर काम कर रहे हैं, फिर 8 सिलेंडर काम कर रहे हैं, और जैसे ही मैं हाई स्पीड पे जाता हूं तो मेरे 12 सिलेंडर्स काम करना शुरू हो जाते हैं। जो हम गाड़ियों में चला रहे हैं डीजल या पेट्रोल इंजन, अगर वो खराब हो जाएंगे तो कार तो जमीन पे ही चल रही है, रुक जाएगी ना ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर हवा में और इंजन ही उसका बंद हो गया तो हेलीकॉप्टर इंजन कहाँ पर रुकेगा। तो हेलीकॉप्टर के अंदर भी एक बैकअप प्लान होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में। बट उससे पहले ये है कि ये जो टर्बाइन इंजन आए थे ना, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट इनका जो चलने का जो तरीका होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। वो कैसा होता है, ये देखिए, ये यहाँ पे टर्बाइन है, इसके ऊपर इनटेक है, वो ऊपर इनटेक जो आप देख रहे हैं, वहाँ से एयर सक होगी, एयर सक होके जाएगी चैम्बर में, चैम्बर के अंदर बनेगा कंबर्शन। आगे एक फैन लगा होता है, फैन, उसको बोलते हैं कंप्रेसर। वो एयर को कंप्रेस करता है और पीछे की तरफ धकेलता है, और जब वो पीछे की तरफ धकेलता है, उस कंप्रेसर के बीच में एक शाफ्ट लगी होती है, वो शाफ्ट घूमना शुरू करती है, और उस शाफ्ट के ऊपर नीचे यहाँ पे एक कंबर्शन होता है जिसमें कि फ्यूल जाता है और आग लगती है। तो जब ये आग लगती है और जब वो घूमता है तो एयर आगे से आई, आग लगी, एयर आगे से आई और धुआं पीछे से निकल गया। एयर आई आगे से, ऊपर से कंबर्शन हुआ, धुआं पीछे से निकल गया, चेन रिएक्शन क्रिएट हो गया ना। जैसे ही चेन रिएक्शन क्रिएट होगा, ये अपनी स्पीड पे आ जाएगी। अभी तो हम इसमें उड़ने वाले हैं, तब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल यही माने गए। रोटरी इंजन कभी भी रिलायबल नहीं होते थे। उसके अंदर एक ही टाइप का फ्यूल डाल सकते थे आप, या तो वो पेट्रोल पे चलते थे या फिर वो डीजल पे चलते थे। उस वक्त बायोडीजल आया नहीं था जब वो इंजन होते थे। बट ये वाले इंजन क्या है, ये कहीं पे भी किसी भी स्टेट में जौन सा भी फ्यूल जो कि हम फ्लाइंग इनके अंदर डालते हैं, जो भी उड़ने वाली चीज़ होती है, चाहे वो प्लेन हो या हेलीकॉप्टर, उनके अंदर कोई सा भी फ्यूल हो आपके पास में, इन सारे फ्यूल्स में से सब पे ये चल सकता है। टरबाइन का काम है बेसिकली जलाना, और किस चीज़ को जलाना, वो ये वाले फ्यूल हैं। और ये जो फ्यूल होता है ये कोई स्पेशल फ्यूल नहीं हो रहा, आता है वहीं से जहाँ से कि क्रूड ऑयल बन के आता है। अब क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल निकलता है ज़मीन के अंदर से, ज़मीन के अंदर से उसको पंप करके निकाला जाता है। अब जब क्रूड ऑयल को ज़मीन के अंदर से पंप करके निकाला जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, डेंस होता है वो। उस डेंस क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पे गैस बनाई जाती है, उस गैस को रिफाइनरीज के अंदर डाला जाता है, और रिफाइनरी का एक लंबा प्रोसेस होता है। उसके हिसाब से जिस जिस लेवल की गैसेस होती है वो अपने अपने लेवल पे आ जाती है। उसमें के अंदर कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, ये सारी की सारी चीज़ें। और जो नीचे बच जाता है टार वगैरह, वो आप जो तारकोल देखते हो जिससे रोड बनती है, जिसको एल्फाट बोलते हैं, या फिर टारमैक, वो जो टारमैक है उससे वो बन जाता है जो बची हुई चीज़ है। कोई भी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होती है। हमारे क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पहले वाले डायनासोर दे गए, या फिर वो वाली लोग दे गए जो उस वक्त जब मर गए थे, जब एक मीटियोर आया और पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी उस वक्त, और वो लेयर वाइज लेयर दबते रहे, और वो सड़ने गलने के बाद में आज की डेट में क्रूड ऑयल बन चुके हैं, जिसको हम काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं। और ये क्रूड ऑयल जो है कभी भी ख़त्म होने वाला तो है नहीं, ऐसा बोला जाता है कि ख़त्म हो रहा है, इसका लेवल बस नीचे जा रहा है। तो इसको ख़त्म होने का क्या बोलते हैं कि क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा, वो क्या है, मान लीजिए क्रूड ऑयल यहाँ है, यहाँ पे, और मैं पंप कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं मेरे पंप करने में, समुद्र में पंप करने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन क्रूड ऑयल मेरा यहाँ चला गया या यहाँ चला गया, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मेरी कॉस्ट ही इतनी आ जाएगी पंप करने की उसको, कि मैं जो वो फ्यूल बेचूंगा, या तो वो फ्यूल 400-500 रुपये लीटर बिकेगा, पेट्रोल या डीजल, या फिर मैं उसको बेचूंगा ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि फ्यूल कम हो रहा है, फ्यूल कम हो रहा है, फ्यूल कम नहीं हो रहा, फ्यूल तो हमारे पास में बहुत सारा है। बात आती है कि ये टरबाइन इंजन की, ये टरबाइन इंजन काफ़ी सारे फ्यूल्स पे चल सकते हैं, बस हाँ डेंस फ्यूल पे नहीं चल सकते। जैसे कि कोई बायोडीजल हो गया, डीजल हो गया, ऐसे वाले फ्यूल में नहीं चल सकते जो कि कार्बन बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है हेलीकॉप्टर, वो क्यों, क्योंकि इसकी जो माइलेज है ना वो भी डिसाइडेड होती है। ये भी मैंने डिटेल के अंदर बताया, बट मैं फिर से आपको बता रहा हूँ माइलेज कैसे डिसाइड होती है कि ये 1 घंटा उड़ेगा, उसमें 190 लीटर से 210 लीटर तक ये फ्यूल कंज्यूम कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, मान लीजिए एयर जो विंड की जो डायरेक्शन है वो सामने से है, यानी कि हेड पोजीशन पे है, वो सामने से है अगर मेरे, तो मेरे को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, मेरे पास ज़्यादा ड्रैग होगा, मेरे जो ब्लेड्स हैं इनको ज़्यादा ड्रैग मिलेगा, और मेरा जो इंजन है ये ज़्यादा फ्यूल जलाएगा, इसको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें माइलेज कितने को देखने को मिलती है, 190 लीटर्स की, और प्रॉक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं। बट अगर मेरे पास में विंड है फ्रॉम द टेल, यहाँ से टेल साइडेड विंड है मेरे पास में, तो आधा काम तो मेरा विंड ने ही कर दिया,
मेरे को आगे धकेलने का तो विंड नहीं कर दिया, अगर हाई स्पीड विंड है तो वहाँ पे मेरी जो टरबाइन है उसको कम जान लगानी पड़ेगी, कम मेरा फ्यूल खर्च होगा और मैं ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकता हूँ। तो उसके अंदर ये जो चॉपर्स होते हैं इस टाइप के, ये 200, 210, 220 तक की माइलेज निकाल सकते हैं इस वाले फ्यूल पे। अगर जैसे ये वाले जो आप चॉपर इस वक्त देख रहे हैं ना, ये रेंट पे भी मिल जाते हैं। और रेंट का इनका जो होता है ना, जैसे मैंने लिया है थोड़ी देर के लिए, तो 1,25,000 रुपये पर आवर के हिसाब से होता है, जिसके अंदर आपको पहले प्री बुक कराना पड़ेगा इसको, और तब आप जाके इसको ले सकते हैं। आपको 2 घंटे के लिए चाहिए, 3 घंटे के लिए चाहिए, जैसा भी आपका इवेंट है। बाकी आज हमने देखा क्या कि इंजन टाइप ऑफ कितने होते हैं, किस तरीके से ये जो हेलीकॉप्टर ये काम करते हैं, इसके एक एक पॉइंट अगर आपको जानने हैं तो हमारे और भी वीडियोस देखिए ना हेलीकॉप्टर वाले। अभी तो हम पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेके। तो गाइस, अगर आपको ये हेलीकॉप्टर चाहिए, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा टशन मारना, रेंट पे लेना चाहते हैं ना, तो ले लो ये हेलीकॉप्टर। ये अभी रेंट के लिए अवेलेबल है। नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करो, पूछो मुझे ये जो है हेलीकॉप्टर रेंट पे लेना है, भाई दे दो। तो मैंने कॉस्टिंग तो आपको बता दी, 1,25,000-20,000 रुपये के आसपास आती है विदाउट जीएसटी। विद जीएसटी अलग हो जाता है। चाहिए ले सकते हो। अगर आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, यूपी से हो, हर जगह फ्लाई हो जाते हैं हेलीकॉप्टर। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।